नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज हमारे पास लेखिका सुधा अरोड़ा की लिखी एक जीवनी है और इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल आया वो ये है कि क्या हम अपने इतिहास को ठीक से जानते भी हैं। हम जब भी समाज सुधारकों की बात करते हैं तो कुछ नाम तुरंत जुबान पर आते हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की कहानी जानने के बाद लगता है कि असली जमीनी क्रांति की जो कहानी है वो शायद हमसे छिपाई गई है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की किताबों का सवाल नहीं है। ये इस बात का सवाल है कि हम नायक किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। फूले दंपत्ति की कहानी सिर्फ सुधार की नहीं है, वो पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलने की कहानी है। बिल्कुल, और यही आज हमारी पड़ताल का मिशन भी है। हम ये समझना चाहते हैं कि इतने बड़े क्रांतिकारी विचारक होने के बावजूद ज्योतिबा फुले का नाम उस टॉप 5 लिस्ट में क्यों नहीं आता। क्या ये सिर्फ एक भूल है या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी वजह है? तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। इसकी शुरुआत सबसे चौंकाने वाले तथ्य से ही होती है जो आपने अभी उठाया। भारत के सामाजिक विकास के जो 5 बड़े सुधारक माने गए, उनकी सूची में फुले का नाम है ही नहीं। अच्छा। और इसकी वजह बहुत साफ है। ये सूची बनाने वाले और उस दौर की बौद्धिक चर्चा को दिशा देने वाले ज्यादातर लोग वो उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि थे। अच्छा। मतलब वो लोग जिनकी सत्ता और सामाजिक रुतबे को फूले सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे। ये तो ऐसा हुआ कि बदलाव का दुश्मन ही ये तय कर रहा है कि बदलाव का हीरो कौन होगा। आपने एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल। फूले सिर्फ किसी एक कुरीति को बदलने की बात नहीं कर रहे थे, जैसे सती प्रथा हो गई या विधवा विवाह। वो उस पूरे ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ढांचे पर ही सवाल उठा रहे थे जिसने इन कुरीतियों को जन्म दिया था। उनका सत्य शोधक समाज भी इसीलिए बना था। मकसद ही था सत्य की खोज करना और दलितों और शोषितों को ब्राह्मणवादी कर्मकांडों की गुलामी से आजाद कराना। और जाहिर है ये बात उस समय के सत्ताधारी वर्ग को हजम नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। एक बहुत मशहूर किस्सा है, जब फूले के काम की वजह से शूद्र और अतिशूद्र पढ़ने लिखने लगे तो पुणे के ब्राह्मणों ने एक तंज कसा। उन्होंने कहा, विद्या शूद्रों के घर चली गई। इस पर फूले का जवाब देखिए कितना जबरदस्त था। उन्होंने कहा, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव यानी ब्राह्मण शर्मा गए। वाह! ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था कि ज्ञान पर किसी की बपौती नहीं है। मतलब वो सिर्फ जातिवाद पर नहीं बल्कि ज्ञान के पूरे सिस्टम पर हमला कर रहे थे। उनकी जो किताबें हैं, गुलामगिरी या शेतकऱ्यांचा आसूड, उनमें भी क्या यही विचार मिलता है? सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। उन्होंने बताया कि वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उस साठ गांठ को उजागर किया जो राज सत्ता और ब्राह्मणों के कब्जे वाली धर्म सत्ता के बीच थी। वो कहते थे कि ये दोनों मिलकर ही आम इंसान, किसान और मजदूर का शोषण करते हैं। और इसमें उन्होंने सिर्फ दलितों की बात नहीं की। नहीं, उन्होंने स्त्रियों को भी शामिल किया। हाँ। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कहा कि शूद्र यानी दलित और स्त्री ये दोनों इस शोषणकारी व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार हैं और इन दोनों की मुक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक ये दोनों आजाद नहीं होते तब तक सच्चा समाज बन ही नहीं सकता। और इन किताबों में सिर्फ सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण ही नहीं है, एक नए समाज का सपना भी है। और इस सपने की शुरुआत होती है परिवार से। उनकी जो आदर्श परिवार की कल्पना है वो तो आज भी किसी को भी चौंका सकती है। वो तो आज भी क्रांतिकारी लगती है। अब सोचिए, उस जमाने में वो कह रहे थे कि एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, जिसमें पिता बौद्ध हो, माँ ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी। कमाल है। ये सिर्फ धार्मिक सहनशीलता की बात नहीं है। ये सोच उस पूरी धारणा पर ही चोट करती है कि एक परिवार का मतलब एक ही धर्म या एक ही जाति के लोग होते हैं। ये तो मानवता का एक अद्भुत सपना है। मतलब वो समाज की सबसे छोटी इकाई यानी परिवार, उसी को बदलना चाहते थे। अच्छा, एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो थी शिक्षा पर उनकी सोच। आमतौर पर तो हम मानते हैं कि सभी समाज सुधारक शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन फुले तो उस दौर की आधुनिक शिक्षा पर भी सवाल उठा रहे थे।
ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब लगता है, लेकिन जब आप उनकी दलील सुनते हैं तो समझ आता है कि वो कितने दूरदर्शी थे। वो शिक्षा के खिलाफ नहीं थे, वो उस शिक्षा के खिलाफ थे जो सिर्फ अमीरों और ऊंची जाति वालों के लिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अंग्रेजों की लाई हुई आधुनिक शिक्षा का फायदा सिर्फ ब्राह्मणों और उच्च वर्ग को ही मिलना है, तो फिर शूद्रों और गरीबों का क्या होगा? मतलब वो पूछ रहे थे कि शिक्षा किसके लिए और इसका खर्च कौन उठा रहा है? ठीक यही सवाल। उन्होंने इस बात की कड़ी आलोचना की कि सरकार गरीबों से टैक्स वसूलती है और उसे उच्च वर्ग के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती है। उन्होंने कहा कि ये तो सरासर अन्याय है। शिक्षा का फायदा सबसे पहले उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें हजारों सालों से इससे दूर रखा गया है। और इसी शिक्षा की कमी के नतीजों पर उन्होंने वो मशहूर बात लिखी थी जो आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। हाँ, और वो एक वाक्य में पूरे समाज के पतन का निचोड़ है। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। मतलब एक चीज सिर्फ शिक्षा के ना होने से इंसान का सब कुछ कैसे छिन जाता है, ये उन्होंने बता दिया। बिल्कुल। और शिक्षा के साथ साथ स्त्री समानता तो उनके मिशन का केंद्र थी। उन्होंने साफ लिखा कि पुरुषों ने जानबूझकर स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा है। हाँ, और वजह भी बताई। उन्होंने लिखा कि पुरुषों को डर है। डर ये है कि अगर औरतें पढ़ लिख गईं तो वे अपने मानवीय अधिकारों को समझने लगेंगी। अगर वो भी पुरुषों जैसी ही आज़ादी और अधिकार मांगने लगी तो इस पुरुष प्रधान समाज का क्या होगा? इसीलिए उन्होंने औरतों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर रखे हैं। लेकिन फूले की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो समाधान भी देते थे। सिर्फ ये कहना कि विवाह गलत तरीके से होता है काफी नहीं था, उन्होंने तो एक नई विवाह विधि ही बना डाली। और ये उनका मैं कहूंगी सबसे क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक हर काम में ब्राह्मण पुरोहित जरूरी माना जाता हो, वहां फुले ने एक ऐसी शादी की रस्म तैयार की जिसमें से पुरोहित को ही हटा दिया। सच में? हाँ, ये एक धमाका था। उन्होंने शादी के नए मंत्र मंगलाष्टक खुद लिखे, और वो भी सरल मराठी में, ताकि दूल्हा दुल्हन उन्हें समझ सकें, सिर्फ दोहराए नहीं। और उन मंत्रों में जो वचन वधू अपने वर से मांगती है वो तो कमाल का है। वो आज के जमाने के मारिस बाबू जैसा लगता है। उससे भी ज्यादा प्रगतिशील। उस दौर की कोई भी शादी की रस्म आप सोचिए जिसमें पत्नी को पति की दासी ही माना जाता था। और उस दौर में फुले की दुल्हन अपने दूल्हे से कह रही है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। वाह! ये सिर्फ एक दुल्हन की आवाज नहीं थी, ये हजारों सालों की गुलामी से आजादी चाहने वाली हर औरत की आवाज थी, जिसे फूले ने शादी के केंद्र में रख दिया था। मतलब वो जो कहते थे वही असल में करते भी थे। उनकी बातों में और उनके काम में कोई फर्क नहीं था। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनका अपना जीवन था, अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने सिर्फ सावित्रीबाई को मराठी पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, बल्कि अंग्रेजी भी सिखाई। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ज्ञान की प्यास सावित्रीबाई में बचपन से थी। उनकी सीखने की शक्ति बहुत तेज थी। हाँ, जीवनी में उनके बचपन का एक किस्सा है। जब एक अंग्रेज ने उन्हें एक किताब दी थी, वो किस्सा उनके पूरे जीवन को एक तरह से दिशा दे गया। बिल्कुल। वो 6-7 साल की रही होंगी, बाजार में कुछ खाती हुई जा रही थी। वहां कुछ ईसाई मिशनरी भजन गा रहे थे। एक अंग्रेज साहब ने उन्हें देखा और टोका कि रास्ते में ऐसे खाना अच्छी बात नहीं। सावित्री ने तुरंत हाथ का खाना फेंक दिया। उस साहब को ये बच्ची इतनी तेज लगी कि उन्होंने उसे एक किताब दी और कहा, पढ़ना नहीं भी आता तो इसके चित्र देखना, तुम्हें अच्छे लगेंगे। लेकिन जब वो किताब घर लेकर पहुंची तो तूफान आ गया। हाँ, उनके पिता आग बबूला हो गए, किताब को उठाकर कूड़े में फेंक दिया और चिल्लाए, ईसाइयों की चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी, पूरे कुल को डुबोएगी, तेरी तो शादी कर देनी चाहिए। लेकिन उस छोटी सी बच्ची का साहस देखिए। उसने छिपकर वो किताब कूड़े से उठा ली और एक कोने में सहेज कर रख दी। और वही किताब वो अपने साथ ससुराल लेकर आई। बिल्कुल। 1840 में जब 13 साल के ज्योतिबा से उनकी शादी हुई तो वो उस किताब को एक खजाने की तरह अपने साथ लाईं। जब ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ाया और वो शिक्षित हुईं
तब जाकर उन्होंने उस किताब को पढ़ा। ये दिखाता है कि चिंगारी तो उनमें पहले से थी, ज्योतिबा ने तो बस उसे हवा दी। और फिर इन दोनों ने मिलकर जो किया वो तो इतिहास है। भारत की पहली कन्या पाठशाला 14 जनवरी 1848, पुणे का बुधवार पेट। भारत के 3000 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि शूद्रों और अतिशूद्रों की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला गया था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये भारतीय समाज के इतिहास में एक मील का पत्थर था। लेकिन जिन लोगों का सदियों से व्यवस्था पर कब्जा था, उन्होंने इसे आसानी से तो नहीं होने दिया होगा। आसानी से? उन्होंने तो नरक बना दिया था। इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि हम आज सोच भी नहीं सकते। ज्योतिबा के अपने पिता, जो एक धर्मभीरू इंसान थे, उन पर समाज और रिश्तेदारों ने इतना दबाव बनाया कि उन्होंने अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल दिया। और सावित्री माई को जो झेलना पड़ा वो तो रोंगटे खड़े कर देता वो है। तो कल्पना कीजिए, एक महिला लड़कियों को पढ़ाने के नेक काम के लिए घर से निकलती है और रास्ते में धर्म के ठेकेदार खड़े हैं। वो उन पर पत्थर फेंकते हैं, कीचड़ उछालते हैं, यहाँ तक कि गोबर फेंकते हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं। और ये एक दिन नहीं हुआ, ये रोज होता था। ये सिर्फ कुछ गुंडों का काम था या पूरे समाज की सोच ऐसी थी? एक महिला पर जो सिर्फ बच्चियों को पढ़ाने जा रही है गोबर फेंकना, ये किस तरह की मानसिकता को दिखाता है? ये उस समाज के सड़े हुए हिस्से की मानसिकता थी। ये उन लोगों का डर था जिन्हें लग रहा था कि अगर औरतें और दलित पढ़ लिख गए तो उनकी सत्ता चली जाएगी। ये गोबर और पत्थर सिर्फ सावित्रीबाई पर नहीं, बल्कि उस विचार पर फेंके जा रहे थे जो बराबरी की बात करता था। सावित्रीबाई अपने साथ एक और साड़ी लेकर चलती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल सकें, पर उन्होंने हार नहीं मानी। 50 साल 1840 से 1890 तक इन दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। और उनका काम सिर्फ स्कूल तक नहीं रुका। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, उन विधवाओं के लिए जिन्हें समाज मरने पर मजबूर कर देता था। हाँ, और ये भी डंके की चोट पर किया। अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया कि जो भी विधवा माँ बनने वाली है और आत्महत्या करना चाहती है, वो यहाँ आए, बच्चे को जन्म दे और अगर चाहे तो यहीं छोड़कर चली जाए, हम उन बच्चों को पालेंगे। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र यशवंत को भी यहीं से गोद लिया था। और वो पानी का हौज खोलने वाली घटना, आज हमें ये शायद छोटी बात लग सकती है, लेकिन उस जमाने में ये एक सामाजिक विस्फोट था। बिल्कुल। उस दौर में अछूतों को गांव के कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। उन्हें दूर कहीं गंदा पानी पीना पड़ता था। ऐसे में फूले दंपत्ति ने अपने घर में पानी की टंकी बनवाई और उसे सभी जातियों के लिए खोल दिया। ये सिर्फ पानी देना नहीं था, ये उस पूरी छुआछूत और पवित्र अपवित्र की धारणा पर सीधा हमला था। वो कह रहे थे कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो सही मायनों में महात्मा थे। लेकिन 1888 में जब लोगों ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, तो उनका जो जवाब था वो आज के नेताओं को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब कोई व्यक्ति महात्मा या मठाधीश बन जाता है तो वो संघर्ष नहीं कर पाता, वो लोगों से ऊपर हो जाता है। मुझे आप लोग साधारण इंसान ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। ये दिखाता है कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्हें पद या उपाधि का कोई मोह नहीं था। उनका पूरा जीवन, उनका दाम्पत्य जीवन आज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़े सामाजिक लक्ष्य के लिए था। निश्चित रूप से आज के इस दौर में जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी कपल अलग होते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं, वहां ज्योतिबा और सावित्रीबाई का जीवन एक मिसाल की तरह है। वो एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 बने थे। उनका प्यार, उनका सम्मान और एक बड़े लक्ष्य के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता, ये सब कुछ असाधारण था। और उनका काम आज भी कितना प्रासंगिक है। आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। इसकी नींव तो फूले दंपति ने लगभग 250 साल पहले ही रख दी थी, जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल, वो अपने समय से 100 साल आगे की सोच रखते थे। उन्होंने जो बीज बोए थे, आज हम उसके फल देख रहे हैं। उनकी प्रासंगिकता समय के साथ कम नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है,
क्योंकि आज भी समाज में वो सारी लड़ाइयाँ किसी न किसी रूप में मौजूद हैं जो वो लड़ रहे थे। तो इस जीवनी से एक बात तो साफ है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वो एक नए बराबरी वाले समाज के निर्माता थे। उन्होंने उस व्यवस्था को सीधी चुनौती दी जो ज्ञान को कुछ लोगों की मुट्ठी में कैद रखना चाहती थी और समाज के बहुत बड़े हिस्से को इंसान होने के मूल अधिकारों से भी वंचित रखती थी। उनका संघर्ष सिर्फ जाति या सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं था, वो हर तरह के शोषण और नाइंसाफी के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई थी। इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जरूर। इस जीवनी से ये तो पता चलता है कि इतिहास की सूचियों से फूले को क्यों बाहर रखा गया, क्योंकि वो यथास्थिति के लिए खतरा थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज हम अपने समाज और अपने नायकों की जो कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं, उनमें हम अनजाने में किसे और क्यों बाहर रख रहे हैं। इतिहास कौन लिखता है, ये सवाल शायद हमेशा उतना ही जरूरी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।